जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस पर से कल आएगी पेंशन आपके खातों में। बैंकों ने जारी की पेंशन। तीनों सेनाओं के लिए सीसीडी 2023 नियम हुआ लागू और दो जवानों ने तैयार किया था ऑपरेशन सिंदूर का लोगो। दोस्तों, इन्हीं तीन विशेष खबरों के साथ इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे और चर्चा केवल दोस्तों इन्हीं खबरों पे करेंगे जो आप समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको थंबनेल में दिखाया जा रहा है वही खबर आपको अंदर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि थंबनेल आपको तड़क भड़क बना के दिखाया जाए जिसमें उस थंबनेल के अनुसार खबरें नहीं होती है, खबरें कुछ और ही दिखाई जाती है। लेकिन हमारा मकसद कभी नहीं रहता कि आपको गुमराह किया जाए। थंबनेल देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इस वीडियो में क्या खबर है। जबकि अक्सर हम देखते हैं कि थंबनेल में कुछ और लिखा रहता है और वो थंबनेल बिल्कुल भड़कीला होता है। आप सोचते हो कि हाँ, ये कुछ नया न्यूज़ आया है, लेकिन जब वीडियो आप खोलते हो तो आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके इन तीनों खबरों के ऊपर। सबसे पहले पेंशनर्स के लिए मई 2025 की पेंशन के बारे में। जो स्पर्श पेंशनर्स है उनको इस बार एक दिन पहले 31 मई 2025 की बजाय 30 मई 2025 को पेंशन खातों में क्रेडिट देखने को मिलेगी। ये स्पर्श का फैसला है कि वो महीने की लास्ट तारीख के बजाय एक दिन पहले पेंशन आपके खातों में क्रेडिट कर रहा है। अब ये एसएमएस सभी पेंशनर्स को मिला है। कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ये एसएमएस नहीं मिला है। उन्हें चिंता करने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल वही पेंशनर्स सोचें जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस महीने ड्यू था लेकिन जमा नहीं किया। और अभी भी डिफेंस के कुछ पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन बैंकों द्वारा जारी की जाती है, तो उन पेंशनर्स की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है और स्पर्श पेंशनर्स की पेंशन 30 मई 2025 को क्रेडिट हो जाएगी। इससे पहले स्पर्श ने जो पेंशन स्लिप है वो भी स्पर्श पोर्टल में अपलोड कर दी है। किसी को एसएमएस या ईमेल नहीं मिला है तो वो स्पर्श में लॉगिन करके अपनी पेंशन स्लिप को निकाल लें। यदि वहाँ पे पेंशन स्लिप अवेलेबल है तो इसका मतलब आपकी पेंशन 30 मई 25 को खातों में क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट नोटिफाइज रूल्स अंडर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 इनेबलिंग ग्रेटर जॉइंटनेस एंड कमांड एफिशिएंसी इन आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की कमांड एक जगह पे थी, यानी कमांड सेंटर एक था। वहां से तीनों सेनाओं को जो आदेश मिलता वो तीनों सेनाएं कोलैबोरेशन में काम करती और अटैक करती। अब इसको इफेक्टिव बनाने के लिए यह भी जरूरी था कि इन तीनों सेनाओं में जवान एक दूसरी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जा सकते हैं, डेपुटेशन पे जा सकते हैं या टेम्परेरी ड्यूटी पे जा सकते हैं। उस दौरान यदि कोई जवान अनडिसिप्लिन काम करता है तो जरूरी नहीं है कि उसको वापस उसकी पेरेंट यूनिट में भेजा जाए। जहां पे वो डेपुटेड है वहीं के जो कमांडिंग ऑफिसर है या जो ओसी है वो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ कुछ और इसके पहलू हैं जो इस पूरे बिल में दिए गए हैं, आप जाके समझ सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये बिल जब लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है तो इतना समय कैसे लगा इसको नोटिफाई करने में। देखिए, सरकार ने अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित किया, जिससे सशस्त्र बलों में अधिक एकजुटता और कमांड दक्षता सुनिश्चित होगी। 2023 में यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया और इसको फाइनली जो नोटिफाई है वो 28 मई 2025 में किया गया। देखिए, इस बिल में क्या है, अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन यानी ISOCCD एक्ट 2023 के अंतर्गत तैयार नियमों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और ये 27 मई 2025 से प्रभावी होंगे। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों की प्रभावी कमांड नियंत्रण एवं कुशल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना है, जिससे आर्म्ड फोर्सेस के बीच एकजुटता मजबूत होगी। यानी ये नियम लागू होने के बाद, ये बिल लागू होने के बाद, एक्ट लागू होने के बाद तीनों सेनाओं में जो कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन के लिए जो एक्ट बना हुआ है वो एक जैसा होगा
और एक जैसा प्रावधान उसमें कर दिया गया है। इस विधेयक को 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इसे 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 8 मई 2024 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ये अधिनियम 10 मई 2024 से लागू हो गया। इसके बाद आईएसओ को 27 दिसंबर 2024 के राजपत्र अधिसूचना संख्या SRO 72 के माध्यम से अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम आईएसओ के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को अपने अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है, जिससे संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन सुनिश्चित होता है। ये सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा पर लागू विशिष्ट सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना हासिल किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत तैयार किए गए नए अधिसूचित अधीनस्थ नियमों का उद्देश्य कानून में निर्धारित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना है। ये नियम आईएसओ के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और अनुशासन, प्रशासनिक नियंत्रण और परिचालन तालमेल के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं। इन नियमों की अधिसूचना के साथ ही यह अधिनियम अब पूरी तरीके से लागू हो गया है। इससे आईएसओ के प्रमुखों को अधिकार प्राप्त होंगे, अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटारा संभव होगा और कार्रवाई के दोहराव से बचने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आखिरकार ये नियम अब तीनों सेनाओं के लिए लागू हो चुका है और जहां कहीं भी इंटर सर्विसेज जो जवान जेसीयू अधिकारी काम करेंगे तो उनके लिए एक जैसा जो कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी एक्ट 2023 काम करेगा। और आज की स्पेशल खबर में बात करेंगे, 2 सैन्य कर्मियों ने डिजाइन किया ऑपरेशन सिंदूर का लोगो। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसके बाद दूसरे दिन हमें ऑपरेशन सिंदूर का लोगो देखने को मिला और ऑपरेशन सिंदूर का लोगो कुछ अलग ही था, हटकर था। इस लोगो को देखते ही समझ में आ गया हम सबको कि सरकार की मंशा क्या है। कर्नल लेफ्टिनेंट हर्ष गुप्ता व हवलदार गुरिंदर सिंह की रही भूमिका। देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगभग हर जगह दिखाई दिया। इसके रंग, डिजाइन और भाव ने एक अमिट छाप छोड़ दी। इसे बनाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह थे। भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर का सरल और प्रतीकात्मक लोगो 2 सैन्य कर्मियों द्वारा डिजाइन किया गया है। इस लोगो ने देश के करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल के पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में 6 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इसके कुछ ही समय बाद भारतीय सेना के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर के साथ एक मार्मिक संदेश प्रकाशित हुआ, जो अब ऑपरेशन सिंदूर की एक परिभाषित छवि बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित भारतीय सेना की पत्रिका बातचीत के नवीनतम संस्करण के अनुसार इस निर्णायक सैन्य कार्रवाई का लोगो लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह द्वारा डिजाइन किया गया था। सेना ने इस पत्रिका के अपने विशेष अंक में दोनों सैन्य कर्मियों की तस्वीरें लोगों के साथ साझा की। 17 पृष्ठों वाली इस पत्रिका के आरंभिक भाग में पूरे पृष्ठ पर ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के साथ शीर्ष पर भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह अंकित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद कोई प्रोक्सी युद्ध नहीं, बल्कि एक सोची समझी युद्ध रणनीति है और भारत उसी के अनुसार जवाब देगा। मोदी ने यहां गुजरात सरकार के शहरी विकास कार्यक्रम में कहा, वसुदेव कुटुंबकम हमारा संस्कार है और हम अपने पड़ोसियों के लिए भी खुशी चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमारी ताकत को चुनौती देंगे तो भारत भी वीरों की भूमि है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम इसे प्रोक्सी युद्ध नहीं कह सकते क्योंकि 6 मई की रात पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय हमलों में मारे गए लोगों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान दिया गया। उनके तबूतों पर पाकिस्तानी झंडे लपेटे गए और सेना ने उन्हें सलामी दी। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि ये आतंकवादी गतिविधियां सिर्फ प्रोक्स, यानी जो मोदी जी ने कहा है वो आगे अब इस वीडियो में आप सुने और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला
कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारतीय सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है। सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो तो वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।
हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।